ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त पूरी तरह से नजर रखनी है ईरान पर, क्योंकि वहां क्या कुछ हो रहा है वो मैटर करता है पूरी दुनिया की सियासत पर, उसका असर है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत की तरफ इशारा दिया है और अंकारा, तुर्की की राजधानी में बातचीत की बातें हो रही हैं। अभी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर थे, उनकी तरफ से साफ पैगाम था, या तो बाइज्जत तरीके से, म्यूचुअल रिस्पेक्ट से आप बात शुरू कर लो, नहीं तो आप हमला करो, हम जवाब देंगे। अब बात यह हुई है कि अब बात शुरू होने के इशारे आ गए हैं। आज हम एक बार फिर कोशिश कर रहे हैं बात करने की अहमद अब्बास साहब से, तेहरान में सीनियर जर्नलिस्ट, 25 साल से वहां पर मौजूद है, ईरान रेडियो हिंदी के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत गहराई से मालूमात रखते हैं जो हमारे दर्शक बहुत पसंद करते हैं। मैं दो तीन चीजें उनसे खासतौर पर आज जानना चाहूंगा। एक तो ये जो क्या आयतुल्लाह खामेनेई की जो तकरीर थी, जो कल तकरीर हुई है, उसका असर है कि अमेरिका बातचीत के लिए तैयार हो गया और ईरान में बैठ करके अमेरिकी जो आसपास फौजी अड्डे हैं, बेसिस हैं, उनके यहां तैयारी क्या कुछ है, तेहरान में क्या मालूमात है कि दुश्मन किस तरह से तैयारी कर रहा है। इन टॉपिक्स पर, इन इश्यूज पर खास तौर पर बात होगी। अहमद अब्बास साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक बहुत पसंद करते हैं। ये बताइए कि क्या कुछ है। सबसे पहले हम बात उसी की कर लेते हैं, आयतुल्लाह खामेनेई की तकरीर और उसके फौरन बाद जो असर आ रहा है, क्या कुछ है, क्या कहा है उन्होंने। देखिए, स्पीच जो है काज़ी साहब, हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि अयतुल्लाह खामेनेई ने इमाम खुमैनी, इमाम बाड़ा जो है हुसैनी इमाम खुमैनी, वहां पर उन्होंने स्पीच दी कल इतवार 1 फरवरी को सुबह में 10 बजे। आमतौर पर उनकी तकरीर होती, 10 साढ़े 10 बजे शुरू होती उसी जगह पर। तो ऐसी सूरत में जब अमेरिका अपने एयरक्राफ्ट कैरियर नजदीक ले आया है और बेसेस आसपास ईरान के मौजूद हैं, उनकी स्पीच अपनी फिक्स जगह पर, फिक्स टाइम पर, ये अपने आप में मैसेज है कि ईरान अपनी डिफेंस का इंतजाम कर चुका है। एयर डिफेंस ईरान अपना मजबूत कर चुका है और उन्होंने जो स्पीच दी तो उसमें अपने आप में ये एक मैसेज है कि ईरान कितनी मजबूती के साथ खड़ा है। बाकी जो स्पीच हुई, स्पीच तो उसमें एक तो बहुत सारे बड़े अहम पॉइंट थे। एक सबसे बड़ा पॉइंट जिसका दुनिया में इस वक्त बड़ा, जिस पे हेडलाइंस भी बनी, वो ये है कि अगर अमेरिका ने कोई भी जंग शुरू की तो ये जंग पूरे इलाके की जंग होगी, ये रीजनल वॉर। अब रीजनल वॉर का मतलब फिर बहुत बड़ा इसका दायरा हो जाएगा और इस रीजन में अगर अमेरिका के इंटरेस्ट की बात की जाए तो वो बहुत सारे हैं। हमने इससे पहले एक और वीडियो में बात की कि सिर्फ खाली बेसेस नहीं अमेरिका के इस इलाके में, अमेरिका का इन्वेस्टमेंट भी है। अमेरिका का इन्वेस्टमेंट इन मुल्कों में है जो खलीज फार्स के इधर ईरान है, तो दूसरी तरफ जो अरब ममालिक हैं वहां पर अमेरिका के इन्वेस्टमेंट अच्छे खासे इंटरेस्ट है। बाकी जो फौजी बेसेस हैं वो मौजूद हैं, वो ईरान के सारे जो है वो ईरान की पहुंच के हैं। तो ये तो हम ईरान की बात कर रहे हैं। फिर खुद इसराइल जो है वो अमेरिका का इंटरेस्ट ही है। इसराइल, जिसके लिए अमेरिका कुछ भी कुर्बान करने को तैयार है, यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर अब उसके खिलाफ एतराज होने लगा है। इतना ज्यादा क्यों नुकसान उठा रहा है इसराइल के लिए अमेरिका। तो वो अब दूसरी चीज ये है कि ये ईरान सिर्फ अकेले इनको निशाना नहीं बनाने की बात कर रहा है, बल्कि कह रहा है कि ये रीजनल वॉर होगी। और अयतुल्लाह खामेनेई ने जो कहा रीजनल वॉर, इससे पहले एक्चुअली एक सिलसिला है कई बयानों का। ये इराक की तरफ से बयान आए हैं, यमन की तरफ से बयान आ चुके हैं, लेबनान की तरफ से बयान आ चुके हैं। अब एक ही उसी कॉन्टेक्स्ट में जो ये बयान था, ये बिल्कुल उस पर मोहर जैसे लगाते हैं। वो उस तरह की हैसियत थी इसकी कि ये मोहर लग गई, इस पे किसी को भी अब शक नहीं है। पहले भी शक नहीं था और अब और भी वाज़ेह हो गया कि उन्होंने खुल के जो बात कही कि ये रीजनल वॉर हो जाएगी। तो ये सीधा सीधा मैसेज है
कि ईरान किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, बल्कि फुल फ्लेज और अकेले नहीं बल्कि अपने अलाइज सारे के सारे मिलके इसका सामना करेंगे। और मैंने एक अलग वीडियो में इस पे बात की थी कि एक्चुअली मसला ये है कि ये जो ईरान की जो ये जंग है, ईरान इसको अपने लिए वजूद की जंग समझता है कि अगर ये हो जाए कि आए दिन वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और फिर खत्म हो गया तो फिर एक सिलसिला चल पड़ेगा। तो ईरान इसको अपने वजूद की लड़ाई समझ के लड़ेगा, और ईरान के वजूद की लड़ाई का मतलब ये जो ईरान के एलाइज हैं जिनको एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा माना जाता है, ये उनके भी वजूद की लड़ाई, इसलिए कि उन सबका पिलर और सुतून जो है वो ईरान ही। तो एक्चुअली ये सारे एलाइज ईरान की नहीं बल्कि अपनी जंग लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। उनको भी पता है कि उनका जो मुस्तकबिल है वो ईरान से जुड़ा हुआ है, ईरान की मजबूती से, ईरान की बका से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ये मामला काफी संगीन है, बहुत अहम है। तो ये बड़ा अहम नुक्ता था उनकी स्पीच में, और जिसका मैसेज भी यकीनन पहुंच गया होगा पेंटागन को भी, बाकी जो इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल। देखिए, जब जब हम रीजनल वार को समझते हैं, दो तीन किस्म की चीजें हैं जो मुझे समझ में आ रही हैं। एक तो ये जो आपने शुरू में इशारा दिया कि अमेरिका के बेसिस हैं, उनके इन्वेस्टमेंट है, इजराइल खुद उनका एक तरह से इंटरेस्ट है, तो ये सारे ईरान की जद में हैं और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस मिलकर के ईरान के साथ जंग लड़ेगा। इसी के साथ साथ ये जो अरब ममालिक हैं जहां बेसिस हैं, उनके लिए भी एक बड़ी मुसीबत होगी वो रीजनल वॉर इस तरह से। अब एक ताजा खबर ये आ रही है कि सारे इलाके के मुल्कों ने मिलकर के फिर अपील की है ट्रंप को कि जंग शुरू ना करें, बातचीत शुरू करें, और उसी के नतीजे में शायद अंकारा। अच्छा, मैं अंकारा के बारे में अपने दर्शकों को बता दूं, रजब तैयब अर्दगान ऐसा नहीं है कि वो ईरान की हमदर्दी में वो ये बिचौलिए का रोल अदा कर रहे हैं। बिचौलिए का रोल भी तय होता है वाशिंगटन में कि आपको कहां तक जाना है। हमने अब से पहले कतर को भी देखा है, अब से पहले मिस्र को भी देखा है बिचौलिए का रोल अदा करते हुए। तो इसलिए यह कोई खैरात नहीं है तुर्की की तरफ से कि सब हमारी नेक ख्वाहिशात हैं ईरान के साथ इसलिए हम खड़े हैं। वो बिचौलिए भी अपने पसंद के ही खड़े करता है अमेरिका। अच्छा, मैं अब चलना चाहता हूं अमेरिका की अपनी तैयारी की। आपने पिछली बार जो बताया था ईरान की तैयारी, बहुत से हथियारों का जिक्र हुआ था, बहुत से हथियारों का जिक्र नहीं भी हो सका था। जाहिर है जितनी बड़ी तैयारी है उसकी एक आधा घंटे की बातचीत में पूरा नहीं हो सकता। अमेरिका के जो बेसिस हैं, ये जो अमेरिका के बेसिस हैं जो ईरान के जद में हैं, ईरान के निशाने पर हैं, वो क्या क्या है, कौन कौन क्या क्या रोल अदा करता है? अभी तक आमतौर पर लोग ज्यादा जो कुछ भी जानते हैं वो अल उदैद बेस के बारे में जानते हैं, कतर के बारे में। क्या कुछ है वो तैयारी? देखिए काजिम साहब, अलबत्ता मैंने एक वीडियो इसके बारे में थोड़ी बात की है कि अलग अलग जो बेसिस में उनकी मालूमात जमा कर रहा था, जो इसके एक्सपर्ट्स हैं डिफेंस के मामलों के, उससे जो डिटेल है वो इस तरह की है। हम खुद अगर अब्राहम लिंकन की बात करें, अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर, एक बड़ा कैरियर है जो अमेरिका लेके आया है। 330 मीटर आमतौर पर लंबा होता है इनके जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। उस पे 70 के करीब 70 से 75 के आसपास फाइटर जेट्स उस पे जो है वो उनकी गुंजाइश होती है, और उनमें मेन जो फाइटर जेट होता है वो F-18 होता है। ये जो नेवल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं जेट्स, वो सबसे उनमें जो मेन है वो है F-18। बाकी और भी होते हैं लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। और उसके साथ उसमें कुछ जेट होते हैं ग्राउलर जेट जो F-18 के साथ साथ चलते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, वो उनके लिए रास्ता साफ करते हैं। यानी फाइटर जेट F-18 आ रहा है, उससे आगे आगे वो चल रहा है, रास्ते में कहीं एयर डिफेंस है तो उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके लिए फेक टारगेट प्रोड्यूस कर देगा कि वो उसको फायर कर दे और F-18 को निशाना ना बनाए। इस तरह का काम करता है, इस तरह के वो जेट होते हैं। लेकिन मेन जो हमले में इस्तेमाल होते हैं वो F-18 इस्तेमाल होते हैं। F-18 का ये बहुत छोटे से रनवे से उड़ जाएंगे, और डबल इंजन के फाइटर जेट होते हैं कि मतलब एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरा उनको सपोर्ट करता रहे। इस तरह की तैयारी करके लेके आया है अमेरिका। उसके अलावा जो ये है खुद वो एयरक्राफ्ट कैरियर, ये 60 किलोमीटर की स्पीड से ये हरकत करता है। जब कोई अटैक शुरू होता है और जवाबी हमले का अंदेशा रहता है
तो वो हरकत में आ जाता है, एक जगह रुकता नहीं। और इसमें ईरान के लिए प्लस पॉइंट ये है कि अहम पॉइंट ये है कि उसका जो रियल टाइम लोकेशन है वो ईरान को पता होनी चाहिए मारने के लिए, हिट करने के लिए, और ईरान उसको बहुत आसानी से हिट कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ साथ फिर वॉरशिप्स और रहते हैं, वो 7 से 8 कभी कभी 10 तक रहते हैं। तो उनमें किसी में एयर डिफेंस तैनात किया जाता है, किसी में टॉमाहॉक मिसाइल तैनात किए जाते हैं, किसी में फिर आराम के लिए कोई ऐसा भी रहता है जिसमें फौजी निकल के जाके आराम करते हैं, इस तरह का भी एक वॉरशिप साथ में चलता है। सबमरीन साथ में होती है, सबमरीन में फिर क्रूज मिसाइल वगैरह रखे जाते हैं। तो उसके जरिए, तो इस तरह की तैयारी है जो एयरक्राफ्ट जो स्ट्राइक ग्रुप ये अमेरिका लेके आया है ये। उसके अलावा अगर हम अमेरिका की बेसेस की बात करें तो ईरान के आसपास अमेरिका की एक बेस कुवैत में है, अबू सालिम। ये बेस ऐसी है जिसका लॉजिस्टिक्स के लिए इस्तेमाल है, वहां फ्यूल है और रसद की चीजें वहां पर अमेरिका रखता है। तादाद में फौजी वहां पर मौजूद है। उसका जो रोल है वो लॉजिस्टिक्स का है। एक जो अलुदैद छावनी है और वो है RC-135 रिविट ज्वाइंट, ये उसका पूरा नाम है, जिसका काम है डेटा कलेक्ट करना। कहीं पर अटैक करना है तो डेटा वो कलेक्ट करता रहता है, उसका काम ही है। अच्छा खासा बड़ा प्लेन होता है वो, फाइटर जेट की तरह, उस तरह से नहीं जैसे मुसाफिर बरदार तैयारा होता है उस तरह की उसकी शक्ल होती है, लेकिन उसमें कोई खिड़की नहीं होती है। खिड़की सिर्फ वो सामने पायलट वाली रहती है, बस वही। उसके पूरे में देखेंगे तो जैसे वो कार्गो टाइप का, लेकिन शक्ल अलग है, कार्गो से अलग रहती है, मुसाफिर तैयारी की तरह से रहती है खिड़कियों के बगैर। वो डेटा कलेक्ट कर करके ट्रांसफर करता रहता है। ये डेटा कलेक्ट होके कहाँ जाता है? ये आता है अलुदैद में। अलुदैद जो एयरबेस है उसका काम यही है, वो सारे डेटा कलेक्ट करके जमा करता है, और उसके साथ डेटा को, अच्छा वो सारा डेटा कोड्स उसमें रहते हैं, उसको डिकोड करना रहता है, सिग्नल्स रहते हैं, डिकोड करके एक जो एग्जैक्ट इंटेलिजेंस है, जो मालूमात वो हासिल करना, उस मालूमात को फिर सामने रख के टारगेट सेट करना कि हमें कहाँ कहाँ किस किस जगह को हिट कर सकते हैं अपना जो हमारा दुश्मन मुल्क है उसके अंदर, और हिट करने के लिए हम कौन से जेट इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारा वो प्लान तैयार करते हैं कि फला फला जेट तैयार होगा और यूज होगा, फला जेट फला छावनी से उड़ेगा और इस रूट से जाएगा और टारगेट को अटैक करके इस रूट से वापस आएगा। इस तरह का पूरा एक प्लान वो तैयार कर करके देते हैं, जो उनकी मिलिट्री कमांड है उसको। मिलिट्री कमांड फिर उसके अकॉर्डिंग हो सकता है उस पर अमल करे या हो सकता है ना करे, तो वो कई प्लान देते हैं, एक से ज्यादा प्लान देते हैं उस पर। वहां पर जो हजारों की तादाद पे एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं वो इस रीजन के एक्सपर्ट हैं। ये जो वेस्ट एशिया का रीजन है ये इसके एक्सपर्ट रहते हैं, एक एक जगह को पहचानते हैं, एक एक चीज को जानते हैं, उस हिसाब से प्लान। ये इसका आप समझ लीजिए कि अमेरिका के अगर ऑपरेशन होता है, एयर स्ट्राइक होती है, तो उसका जो दिमाग है वो मान के चलिए कि वो अलुदैद है, वो छावनी है। बाकी एक छावनी अमेरिका की है इमारात में, जफरा छावनी, उसका नाम जफरा है। जफरा में अमेरिका ने ज्यादातर F-16 और F-35 इस तरह के फाइटर जेट्स तैनात कर रखे हैं। यानी अगर स्ट्राइक का फैसला किया गया तो आप इसको फोरहेड मान के चलते हैं, यानी एयर स्ट्राइक, एयर ऑपरेशन का बिल्कुल आगे का हिस्सा इसको मान के चलिए कि ये वहां से फोरहेड ये फाइटर जेट्स उड़ेंगे। उसके अलावा जॉर्डन में अमेरिका ने एक छावनी ले रखी है, मुवफ़्फ़क़ सल्ती एक छावनी एयरबेस है, शहीद मुवफ़्फ़क़ सल्ती, वो जॉर्डन के शहीद, उनके नाम पे छावनी, और ये छावनी जॉर्डन ने अमेरिका को दे रखी है। किसी अपने हीरो के नाम पे उन्होंने इसका नाम रखा है और इसको दिया हुआ है अमेरिका के इख्तियार में। तो अमेरिका के वहां F-15 इस तरह के फाइटर जेट्स हैं। F-15 की खास बात यह है कि वो थोड़ा बड़े बम ले जा सकते हैं, F-16 और F-35 के मुकाबले में ज्यादा बड़े बम वो कैरी कर सकते हैं, पेलोड उनका थोड़ा बड़ा होता है। तो इस तरह की ये सारी तैयारी है अमेरिका की। सऊदी अरब में भी अमेरिका की एक छावनी। बाकी इराक में और सीरिया में जो है वो आप उसको बराए नाम समझिए, वहां पे कुछ है नहीं, यानी किसी जंग में वो कोई हिस्सा ले सके इस तरह की पोजीशन नहीं है। एक्चुअली इराक में क्या किया अमेरिका ने, जो
मेन छावनी थी वहां से अपने फौजियों को हटा के कुर्दिस्तान में ले गया, इसी डर से कि कहीं टेंशन बढ़ा तो हो सकता है कि जो ईरान के एलाइज हैं, यहाँ पे एलाई फोर्सेज हैं, वो कहीं उसको अटैक न कर दें। इसलिए वो अपने फौजी वहां से उठा ले गए, और फाइटर जेट वगैरह भी अब इराक के अंदर उन्होंने नहीं रखे, बल्कि हेलीकॉप्टर वगैरह कुछ हैं, कि कहीं ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि वो सारा छोड़ के भागना पड़े या वो ईरान के जो एलाई फोर्सेज हैं उनके हाथ लग जाए। तो इस डर से उन्होंने अपने F-16 F-35 इस तरह के जेट्स वहां से हटा दिए हैं। जो सीरिया में है उसकी भी कोई बहुत खास हैसियत नहीं है, एक बहुत बड़ा सा मरुस्थल है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है, तनफ, वहां पर उन्होंने अपनी एक वो छावनी बनाई हुई है। तो इस तरह का उसका रोल है। बाकी एक है छावनी अमेरिका की जो इंजरलिक टर्की में। टर्की नेटो का मेंबर है, लेकिन वो उसको अमेरिका के बजाय नेटो की छावनी मानना चाहिए। वो छावनी अमेरिका के लिए इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा, ईरान और तुर्की के जो ताल्लुकात हैं उनको देखते हुए। एक बात, दूसरे खुद तुर्की की जो हैसियत है, तुर्की की छावनी अमेरिका तुर्की की मर्जी के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये तय है। तुर्की को राजी करना पड़ेगा, और तुर्की इस जंग के लिए ये मुमकिन नहीं है कि आसानी से राजी हो जाए, क्योंकि उसको भी पता है कि आगे उसके क्या नुकसान हैं। बाकी जो कुवैत और ये कतर और यहाँ पर जो छावनियां हैं उनका इस्तेमाल हो सकता है इनकी मुखालफत के बावजूद अमेरिका कर ले, चूंकि इनके बस में कुछ नहीं। अगर अमेरिका कर लेगा तो ये इनके पास ये ऐसी पावर नहीं, मान लीजिए उसने इस्तेमाल कर लिया, तो कतर के पास इतना पावर नहीं है कि वो अपने किसी ओहदेदार को वहां छावनी में भेज के और जाके वो कह दे भाई इसको बंद करो, हटाओ। वो शायद गेट के अंदर एंट्री भी नहीं लेने देगा अमेरिका कतर के किसी भी ओहदेदार को। एक्चुअली कतर के जो साबिक वजीर आजम वजीर खारजा शेख हमद बिन जासिम थे, जो वो मौजूदा हुकूमत से पहले वाले दौर में थे, वजीर आजम और वजीर खारजा दोनों ओहदा उनके पास था। एक उनका इंटरव्यू था, उसको वो कह रहे थे कि भाई अमेरिका चूंकि सुपर पावर है, छावनी हमने दे रखी है, उसके अंदर क्या होता हमें कोई खबर नहीं है, और शायद हमें खबर रखने का हक भी नहीं, इसलिए कि अमेरिका सुपर पावर है। तो ये सूरत हाल, लेकिन तुर्की की ये सूरत हाल नहीं। तो ये बेसिस हैं जिनका ये रोल है, जो मैंने मैं अपने दर्शकों को बताऊं अहमद अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये रोल हो सकता है, आपने बहुत अच्छी बारीकी से मालूमात दी। मैं अपने दर्शकों से, नाजरीन से कहूं कि अहमद अब्बास साहब तेहरान में हैं और वो मुसलसल ईरान के एक्सपर्ट्स से बात करके उनकी बातें जो कुछ आ रही हैं, उनके पास जो इंफॉर्मेशन है अमरीकी फौजी बेसिस की, वो मीडिया स्टार वर्ल्ड के देखने वालों तक पहुंचा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम 10 ईरान के एक्सपर्ट से बात ना करके अहमद अब्बास साहब से बात कर ले तो वो बहुत ही एक तरह से मुकम्मल किस्म की इंफॉर्मेशन है, और इतनी बारीकी से शायद आप लोगों ने अब से पहले कहीं इसके तफसील ना जानी हो, किस किस बेस की क्या हैसियत है, कहां से क्या हो सकता है। अच्छा, मैं अब समझना यह चाहता हूं, ये जो ईरान को सऊदी अरब और यूएई ने कहा कि हम अपनी जमीन, अपना समंदर, अपना आसमान आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, क्या तेहरान में जो जिम्मेदारान हैं वो इन बयानों को सीरियसली ले रहे हैं? जैसा कि आपने कहा कि इनकी हैसियत नहीं है कि ये भी पूछ लें कि अमेरिका अंदर क्या कर रहा है बेसिस में, तो इन बयानात के मानी क्या, तेहरान किस तरह से उनको देख रहा है? देखिए, वो बयान तो इसी तरह के देते हैं, लेकिन ये सबको पता है, सारी दुनिया जानती है, खुद उनको भी पता हुआ है कि अमेरिका इस्तेमाल करना चाहेगा तो उसे पूछेगा नहीं, उसे सवाल नहीं करेगा कि हम आपके एयरबेस यूज कर लें। कतर पे अटैक इजराइल ने किया, वो पूरा फैसिलिटेट अमेरिका ने किया, किसी से कुछ नहीं पूछा उसने, और ना किसी को उसने कोई जवाब दिया बाद में, कोई उसकी ना कोई जवाब नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है। हो सकता है ईरान को ये मैसेज देना चाह रहे हो कि आप हमारे ऊपर अटैक ना करें, जो कुछ हो रहा है हमारी मर्जी के बगैर इस्तेमाल हो रहा है। जैसे इराक की जो है वो एयर स्पेस अमेरिका ने इस्तेमाल किया, इराक की मर्जी के बगैर इस्तेमाल किया। इराक तो ईरान का दोस्त मुल्क है, गुज़श्ता जंग में उसने इराक का इस्तेमाल किया, लेकिन ईरान को पता था कि इनके बस में नहीं है। लेकिन ये है कि ईरान जब जवाबी हमला करने के, यानी जब रीजनल वॉर की बात कर रहा है, तो रीजनल वॉर का मतलब फिर यही है, फिर ये एहतियात नहीं कि भाई आपने चूंकि ये कह दिया तो आपकी छावनी फिर बची रहेगी, आपकी सप्लाई एनर्जी की जारी रहेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी, और आप सुकून से आना जाना और अपना सारे काम, अपनी तिजारत जारी रख सकेंगे।
रीजनल वॉर का मतलब फिर यही है कि अलग अलग फोर्सेस अलग अलग जगह से अटैक करेंगे, और ये इसीलिए डरे हुए हैं। ये ईरान या किसी वो जो आपने शुरू में तुर्की के सिलसिले में कहा कि वो जो मीडिएशन कर रहे हैं तो वो किसी खैर खाही के जज्बे से नहीं, खैर सौगाली के जज्बे से नहीं, बल्कि उनकी अपनी जरूरत है। तो ये इन मुल्कों का भी यही है कि इनकी ये डरे हुए हैं, खौफजदा है कि अगर जंग हुई तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच जाएगा। जब अमेरिका के इंटरेस्ट वहां पर हिट होंगे तो बेशक वो सऊदी अरब के और इमारात के भी इंटरेस्ट है, वो उन्होंने मिलजुल के इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इस यानी तरह की इसका सूरत जी, हाल है। यानी इसका इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ, ईरान अपनी आजादी के साथ अपने फैसलों के साथ साथ इलाके के इन मुल्कों को भी ये समझा रहा है कि या तो आप अपने फैसले खुद करो, और अगर आप अपने फैसले खुद करने की हालत में नहीं हो, आप अगर अमेरिका को अपने यहां की जमीन और आसमान इस्तेमाल करने से रोकने की हालत में नहीं हो, तो जवाबी हमलों के लिए तैयार रहो, आपकी तबाही भी तैयार है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन अरब हुकूमतों को भी एक तरह से मजबूती से सोचने समझने फैसले लेने के लिए ईरान उकसा रहा है, इसका मानी यह हुआ। देखिए, ईरान इसमें एक्चुअली ये मैसेज देना चाह रहा है कि आप हमारी आंख में नहीं धूल झोंक सकते। ये बयान देके कि भाई हम बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे, और उसके बाद आपकी एयर स्पेस यूज भी हो रही है, आपकी बेस यूज भी हो रही है, तो आपके बयान का लिहाज करके फिर हम कोई अटैक नहीं करेंगे। ईरान का सीधा सीधा ये है कि हम आगे, ये जंग है और हमारे वजूद की जंग है, हम इसमें किसी धोखे में आने वाले नहीं है। हम खतरे को टालने के लिए, खतरे को दूर करने के लिए फिर जो हमारे पास जराए हैं, हमारी जो ताकत है, उनका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा अच्छा, अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं। आपने इराक का जिक्र किया इस बीच में, मैं मुसलसल इस बात की कोशिश करता रहा हूं पिछले 5-7 दिन में, एक हफ्ते में, जब से यह खबर आई कि अल उदैद बेस खाली कर दिया गया है अमेरिका के जरिए, लेकिन उसके साथ साथ यह डिटेल नहीं आ रही जो मैंने देखा है। जितना मैं तनहा, जाहिर है मैं बहुत सी खबरों को करता हूं, बहुत सी चीजें देखता हूं, मेरी आंखों से ओझल भी हो सकता है। आप ईरान में हैं, आप ज्यादा गहराई से नजर रख रहे होंगे। इस अल उदैद बेस के खाली होने के बाद भी इराक की सरजमीन पर, यानी मय कुर्दिस्तान इराक के, कितने अमरीकी गैर मुल्की फौजी अभी वहां बाकी हैं? यह सवाल मेरे जहन में था और है, और मैं अपने दर्शकों तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि यह फरेब है कि हमने इराक से खाली कर दिया। क्या कितना खाली कर दिया, कितने बाकी फौजी हैं अभी उनके? फौजियों की तादाद अगर बात की जाए तो तादाद काफी कम है, 2000 के आसपास है। बाकी वहां से अपने और एसेट्स, वो फाइटर जेट्स वगैरह इस तरह की चीजें वो लेके जा चुका है। एक्चुअली वो कुर्दिस्तान के इलाके में उसने शिफ्ट कर दिया, लेकिन खुद अमेरिका की जो एम्बेसी है वो काफी बड़ी जगह पर है, उसकी हिफाजत के लिए काफी अच्छी बड़ी तादाद में फौजी हैं। लेकिन इस रीजन की अगर बात की जाए तो लगभग 40,000 फौजी अमेरिका के इस रीजन में अलग अलग मुल्कों में मौजूद हैं। मैंने कुवैत का जिक्र किया, जफरा के बारे में बात की, अल उदैद के बारे में बात की। उसके अलावा जो बहरीन में जो इनकी नेवल बेस है वो एक बड़ी बेस है, और इसको मेंटेन रखने के लिए जो कम से कम तादाद रहेगी वो भी 30 से 40,000 की तादाद है। वो एक अच्छी बड़ी तादाद है जो अमेरिका के फौजियों की यहाँ पर मौजूद है। अलबत्ता इसमें यह है कि वो सारे के सारे एयरफोर्स के या फिर वो जो एक्सपर्ट्स हैं, डेटा एक्सपर्ट्स और सिग्नल को इमेज में तब्दील करने वाले, उस तरह के एक्सपर्ट्स एंड टेक्नीशियंस, इस तरह के लोग हैं। लेकिन तादाद इस तरह की है जो ईरान की रेंज में। यानी इराक में तकरीबन 2000 फौजी हैं। और मैं आपसे पहले अपने दर्शकों को, नाजरीन को बता चुका हूं कि इराक का कुर्दिस्तान ऐसा इलाका है जहां अमरीकी और इजरायली खुफिया एजेंसियां, उनके फौजी, इजराइल के तो फौज के बारे में मैं नहीं कहता, लेकिन खुफिया एजेंसियां बहुत एक्टिव हैं और वहां से ईरान के खिलाफ भी ऑपरेशंस चलाती रहती हैं। ये फौजी मूव कर गए अब कुर्दिस्तान की तरफ। अच्छा, मैं बस अब आखिरी उसमें, चूंकि तकनीकी तौर पे शायद ज्यादा लंबी बात ना हो सके, ये अभी जो पिछले हफ्ते 10 दिन में सीरिया में जेल तोड़ी गई, वहां से दहशतगर्दों को निकाल करके इराक पहुंचाने का सिलसिला चला, और इराकी सरकार ने
उसे धीमा करने की बात कही, यानी दहशतगर्दों को बाकायदा ट्रांसफर किया जा रहा है इराक। अब्दुल बारी अतवान ने उस सिलसिले में यानी एक इशारा दिया है, लिखा है कि अब नूरी अल मालिकी की सरकार आ रही है जो इराक के पसंद की नहीं है, तो अब वहां दहशतगर्दी का खेल शुरू करेगा अमेरिका। आप क्या क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, ये असल में जो फैमिलीज थी दाइश के दहशतगर्दों की फैमिलीज थी, सीरिया के कुर्दिस्तान के इलाके में उनको जेलों में रखा था। जो कुर्द फोर्सेस थी उन्होंने इनको गिरफ्तार करके खुद दाइश के उसमें दहशतगर्द थे, उनकी फैमिलीज थी जो उन्होंने उस दौरान शादियां की थी। और तो ये सारे के सारे लोग कुर्दों वाले कुर्दों के जो कंट्रोल्ड इलाके थे उनमें थे। अब वो सीरिया में उन इलाकों को कुर्दों से वापस ले लिया गया है। जौलानी की फोर्सेस ने उन्हें वापस ले लिया, और चूंकि जौलानी का दाइश के साथ एक अलायंस रहा है और उनका हिस्सा इन्हें है जौलानी, इन लोगों को रिहा कर दिया गया है या किया जा रहा है। कई जेलों में ये थे, रक्का की जेलों में थे, हसका की जेलों में थे, जो सीरिया के इलाके हैं। तो अब कुर्दों का कंट्रोल खत्म हो जाने के बाद ये है कि ये सब के सब आजाद हो जाएंगे, या और कुछ को आजाद किया गया है। तो अब उनकी जब वापसी आएगी इराक के अंदर, उनकी वापसी होगी। तो चूंकि ये इराकी फैमिलीज, बहुत सारे लोग इसमें इराकियों की अच्छी खासी तादाद, बड़ी तादाद इराकियों की है, तो इनसे कैसे निपटना है। अब आपने अमेरिका के बारे में जो कहा बिल्कुल सही कहा। नूरी मालिकी के सिलसिले में एक्चुअली ट्रंप का बयान भी है कि अगर वो वजीर आजम बनते हैं तो हम इराक का सपोर्ट नहीं करेंगे, इराक की मदद नहीं करेंगे, यानी हम इराक को परेशान करेंगे। लेकिन यहाँ पर इराक ने जो तैयारी की है वो हशद शाबी का, उसमें रोल बहुत अहम है। बाकी इराकी फौज है, दूसरी फोर्सेस हैं, उनका रोल ये है कि उन्होंने वो बॉर्डर पे तैनात हो गए हैं वो, और उनके लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है कि ये जब वापस आए तो इनको कैसे कंट्रोल करना है। सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि इसमें शिया सुन्नी हर तरह के उलमा को भी सामने ले जाया गया है, डॉक्टर्स को सामने ले जाया गया है कि ये लोग वापस आए तो इनसे बात की जाए, इनका जहन बदलने की कोशिश की जाए कि ये नॉर्मल शहरी बन के मुल्क के अंदर रह सकें। एक तो इस तरह का काम इनकी फिक्र बदलने का है। बाकी फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि इनको ले आके फिर ये कहाँ बसते हैं इराक में, किस जगह पर ये जाके इनको बसाया जाए, फिर उन पर नजर रखी जाए कि दोबारा रिग्रुपिंग करके वो दहशतगर्दी ना करें, बल्कि उससे रास्ता छोड़ के दहशतगर्दी का दूसरी तरफ जाएं, दोबारा ये मुनज़्ज़म ग्रुप ना बनने पाए। इसकी तैयारी इराकी फोर्सेस ने भी की है। एक्चुअली मैंने मुक्तदा सदर का बयान भी देखा, उन्होंने भी इस पे बहुत ताकीद की है कि इनको कंटेन करना बहुत जरूरी है, कि जब वापस आ रहे हैं तो हम चूंकि इराकी हैं तो इनको रोक नहीं सकते, इनको आना है, लेकिन इनको आने के बाद इनको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किस तरह इन पर निगरानी रखनी है, इसका इंतजाम मुकम्मल होना चाहिए। तो हमें लगता है कि ये रफ्ता रफ्ता इसको कंट्रोल किया जाएगा, और वो साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी कि वो आके फिर से दहशतगर्दी करें और हमले करें और खुद कुछ हमले हम देखें, तशद्दुद इराक में फैले। जी, ये उलमा को उसमें शरीक रखा जाएगा, डॉक्टर्स को, उनका जहन बदलने की कोशिश होगी। ये बहरहाल एक इंसानी हमदर्दी के तौर पर सजा ना देकर के उनको सुधार की तरफ लेके जाया जाए, ये काम होगा। अच्छा, वक्त हमारे पास अब कम रह गया है। अब आप ये बताइए कि मौजूदा हालात में जब कहा जा रहा है कि अंकारा में बातचीत शुरू हो रही है, अली लारिजानी का भी कल एक बयान आया था कि बातचीत के इंतजामात हो रहे हैं, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमेरिका के लिए ये एक अच्छा मौका है कि बातचीत करे। मामला जंग जो है वो सबके लिए खतरनाक है, सबके लिए नुकसानदेह है। अब इस वक्त आज की सूरत हाल में आपको क्या कुछ लगता है, जंग होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो क्यों होगी, और नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि जंग नहीं होनी चाहिए। होगी का मतलब ये है कि चूंकि ट्रंप मौजूद हैं और ट्रंप की फिक्र के और भी लोग मौजूद हैं, तो मुमकिन है कि कोई उनको दिमाग में आए, कोई एडवेंचर करने का वो सोच लें। लेकिन अगर दिमाग रख के और नफा नुकसान का हिसाब करके अगर अमेरिकन लीडरशिप भी देखेगी तो जंग शुरू करना उसके फायदे में हरगिज नहीं। इसलिए कि जंग जब शुरू होती है तो वो कहां पहुंच जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। एक्चुअली जंग की सिचुएशन उसमें कुछ भी कंट्रोल के बाहर कभी भी निकल जाता है, वो भी खास तौर पे जब इस तरह की जंग हो, जब ईरान जैसा मुल्क सामने है जो जवाब दे सकता है। एक एक्सपर्ट थे, एक आर्ट ऑफ वॉर एक किताब है, जंग का हुनर, जंग का फन,
उसमें जो राइटर ने लिखा है, एक तो बहुत सारी चीजें लिखी, लेकिन एक चीज ये लिखी है कि बेहतर ये है कि जब आप बहुत मजबूत पोजीशन में भी हो तब भी कोशिश ये है कि आप जंग ना करें, इसलिए कि जंग ऐसी चीज होती है, हालांकि उसमें जंग के आर्ट बताए गए हैं कि जंग आपको कैसे करनी है, लेकिन उसमें ताकीद इस पे है कि जंग में हालात काबू के बाहर हो जाते हैं। कभी कभी आप बहुत कुछ मजबूती के साथ आगे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है कि जो बिल्कुल आपने पहले सोचा नहीं होता है। तो बज़ाहिर ये है कि जो नफा नुकसान की बात है, अमेरिका की भी कोशिश ये थी कि वो डराने की कोशिश कर रहा था, डरा के अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश कर रहा था। ईरान की भी हरगिज ये तरजीह नहीं कि जंग हो, चूंकि ये जंग होगी तो ईरान की सरजमीन पर और आसपास के जो ईरान के हमसाया ममालिक हैं उन पर होगी, तो ईरान हरगिज नहीं चाहेगा कि यहाँ पर जंग हो, चूंकि नुकसान है जंग का काफी ज्यादा। तो ईरान भी जंग नहीं चाहता, मगर ये कि मजबूरी आ जाए, जैसे हमने इससे पहले बात की, ईरान के सामने जवाब देना एक मजबूरी। तो इस नफा नुकसान के हिसाब से देखा जाए तो जंग नहीं होनी चाहिए। शायद अमेरिका में पेंटागन में भी जो जहन रखने वाले, दिमाग रखने वाले लोग होंगे, क्योंकि उनका मुकाबला अमेरिका का जाहिर है ईरान से नहीं है, कंपटीशन अमेरिका का चाइना से है। अगर वो ईरान की जंग में उलझ गए तो वो फिर कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे, जहां अभी भी काफी पिछड़ चुके हैं अमेरिका, और भी बहुत ज्यादा पीछे चले जाएंगे। तो मौजूदा सूरत हाल है, लेकिन अब ट्रंप है, उनको लगे कि मुझे कहीं मीडिया में सुर्खियां मिल जाए, इसके लिए अगर वो कार्रवाई करने की, कोई हिमाकत करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक अलग बात है। ये बिल्कुल वही है कि अगर पागलपन हावी हुआ तो जंग हो सकती है, और अगर अकल का इस्तेमाल किया तो जंग नहीं होगी। अच्छा, मैं अब दूसरी तरफ जाना चाहता हूं, थोड़ा सा वक्त अभी बाकी है, वो भी थोड़ा सा आपसे बात कर ली जाए। वो ये कि अगर जंग नहीं हुई तो क्या ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को मदद करना बंद कर देगा? क्या अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पीछे ले आएगा? क्या अपना मिसाइल प्रोग्राम अमेरिका की पसंद के मुताबिक कम कर लेगा? यानी ये जो अमेरिका और इजराइल की पूरी कोशिश है कि पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस निहत्ता हो जाए, ईरान निहत्ता हो जाए, इसके पास कोई ऐसा कारगर हथियार ना रहे जो हमें नुकसान पहुंचा सके। आपको ऐसा नहीं लगता ये बिल्कुल ऐसा है कि किसी जंग के मैदान में दो पहलवान हो, दो लड़ने वाले हो, फौजी हो, उनके हाथ में तलवार हो, और एक आदमी कहे कि तुम अपनी तलवार फेंक दो तब जंग लड़ेंगे, क्या ईरान उसके लिए तैयार हो जाएगा? ये बहुत अहम पॉइंट है। मुझे ये अगर हम गौर करें, ईरान का जो पूरा बिहेवियर है, सारा दबाव जो ईरान पे है वो इन्हीं चीजों को लेकर है। यही शर्तें ईरान पर बार बार रखी गई, जो 12 रोजा जंग में हुई वो भी इसी वजह से हुई कि ईरान इसको मानने को तैयार नहीं। एक्चुअली ये चीजें ईरान और ईरान का जो मौजूदा सिस्टम है इसके वजूद का मामला है। यानी आप अगर मिसाइल की बात करें वो भी ईरान के वजूद का मामला है, अगर आप रीजनल फोर्सेस की बात करें वो भी ईरान के वजूद का मामला है। एक्चुअली इसको ईरान ने तैयार ही इसीलिए किया था, जब अमेरिका ने जगह 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 अपनी छावनियां बनाई अलग अलग मुल्कों ने, तो उसी के जवाब में ईरान ने अलग अलग फोर्सेस तैयार की कि उनका जवाब किया जा सके, ताकि एक पूरा ग्रुप, एक सिलसिला तैयार, एक मोर्चा, एक बड़ा मोर्चा तैयार हो जाए। तो ईरान इससे किसी भी हाल में पीछे हटने वाला नहीं है। रह गया जो एटमी मसला है, एटमी मसले में एनरिचमेंट की जो बात है, ईरान ये कि पूरी तरह छोड़ दे, ईरान इसके लिए हरगिज तैयार नहीं होगा कि एनरिचमेंट पूरी तरह बंद हो जाए। उसमें ये तैयार जरूर हो सकता है कि ये निगरानी में हो और कोई कंसोर्शियम बन जाए, मिलके जो है वो एनरिचमेंट हो और ईरान उसको यूज करे। ये सब करने को तैयार है कि जिसका रिजल्ट ये हो कि यकीन पैदा हो कि हाँ, ईरान का वो मिलिट्री डायमेंशन नहीं है न्यूक्लियर पावर का। लेकिन इससे आगे और कोई कंसेशन देने को कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म कर दे, इसके लिए हरगिज तैयार नहीं होगा। मिसाइल के सिलसिले में भी यही है कि ईरान की वो ताकत है, वही उसके वजूद की गारंटी है, तो उस पर कोई समझौता ईरान हरगिज करने को तैयार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अब्बास साहब, आपने तेहरान से हमें इतनी गहराई से मालूमात दी। और मैं अपने दर्शकों से, नाजरीन से कहूंगा कि जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं, और अहमद अब्बास साहब ने भी जिस गहराई से बात की है, वो आपको शायद, बल्कि यकीन से मैं कह सकता हूं कि भारत में कोई भी मीडिया आउटलेट इतनी गहराई से आप तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा रहा है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सही और सच्ची बात सब तक पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।